चीज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आप बता दें, बड़ी खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर जब हम बता रहे हैं कि आखिर डील होती है क्यों जब नाम वापसी के मुद्दे पर किसी को नामांकन रद्द किया जाता है। ये मुद्दा पूरे शहर में हर विधानसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन मिथिला मंच न्यूज हर छोटी बड़ी बातों को सामने लाती है जिसे जनता बड़ी बात समझती है। हम बता दें, बहादुरपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ मदन सहनी का कई क्षेत्रों में विरोध हो रहा है, तो वहीं नए प्रत्याशी के रूप में आखिर आर.के. चौधरी ने क्या काम किया उस क्षेत्र में, जो लोग इन्हें पहचानने भी लगे हैं, जानने भी लगे हैं। हमारे साथ आर.के. चौधरी हैं जो बहादुरपुर के प्रत्याशी हैं। आखिर आपने क्या काम किया है कि लोग आपको क्षेत्र में पहले आर.के. चौधरी को नहीं जानते थे, अब जानने लगे? सबसे पहले कोई बात शुरुआत करने से पहले मैं अपने आदरणीय नेता लालू राबड़ी जी, देश तेजस्वी जी का आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने मुझे सिंबल देने का काम किया और मेरा सम्मान तो जो हुआ ही, लेकिन पूरे संपूर्ण बहादुरपुर के क्षेत्र के जनता का उन्होंने सम्मान देने का काम किया। इसके लिए हम बहुत पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के आभारी हैं। दूसरा, आपने कहा कि मुझे लोग क्यों जानने लगे। आपको पता है कि बहादुरपुर के बॉर्डर पे हायाघाट विधानसभा है और चुनाव 2015 में हारने के बाद हम लगातार 5 वर्षों तक अति पिछड़ा, दलित, गरीब स्वर्ग लोगों के बीच 5 साल तक अनवरत बने रहे। बाढ़ हो, सुखाड़ हो, आगजनी हो, ठंडा हो और तो और जो कोरोना काल आया, हमने पूरे विधानसभा को सैनिटाइजेशन कराने का काम किया। उतने से भी मेरा मन नहीं भरा तो मुझे पता चला कि अप्रवासी हायाघाट के गरीब मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं, उनकी कैसे सेवा की जाए, क्योंकि वहाँ के मालिकों ने उनका वेतन देना बंद कर दिया, उनके खाने के लाले पड़ गए। और मैंने अपने फेसबुक पे लिखा कि जो भी गरीब जनता हायाघाट का बाहर फंसा है, इस नंबर पर संपर्क करें। उन लोगों ने संपर्क किया हमसे और कहते हुए आज खुशी हो रही है कि मैंने ऐसे 500 गरीबों का जो बाहर थे 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते में डालने का काम किया, उनको भोजन वहाँ देने का काम किया और उस पैसे से घर पहुँचाने का भी काम किया। अच्छा रमेश जी, एक चीज़ तो है, आपने कहा था कि पिछले इंटरव्यू में कि खुशबू हायाघाट की वही बहादुरपुर में, तो कौन सी खुशबू आप लाइएगा बहादुरपुर में? तो जो मेरा काम है, जो मेरी कर्मठता है, जो हम लोगों के बीच होते हैं, जो मैंने अपने निजी कोष से विकास का काम किया है, वो हायाघाट के लोग बहुत मात्रा में अपने रिश्तेदारों को और स्वयं भी अपने वाहन से, अपनी सुविधा से, मुझसे बिना कोई मदद ली हुई सभी लोग बाहर बहादुरपुर क्षेत्र में घुस गए हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। ये काम करने वाला उम्मीदवार है, आपके बीच विकास करेगा। हम लोग जानते हैं, उन्होंने 5 साल सेवा की है, इसलिए बहादुरपुर में पूरा खुशबू फैल गया और हम किसी के परिचय का मोहताज नहीं है, पूरी जनता मुझे जानने लगी। अच्छा, आपको एक चीज़ और मुझे मालूम होगा कि पहले जब मदन सहनी उस क्षेत्र में विधायक थे, उसके बाद उन्होंने जो शिलान्यास किया, बाद में भोला यादव विधायक बने, तो उनके शिलान्यास के कई जगहों को तोड़ करके फिर भोला यादव का नाम लगा था। तो ये मुद्दा इस क्षेत्र में उठने लगा है कि इस तरह का कार्य शिलान्यास मदन सहनी का और क्रेडिट भोला यादव का। भोला यादव जी, मदन सहनी जी ने क्या शिलान्यास किया, मैं उस क्षेत्र में गया नहीं, मैंने देखा नहीं। लेकिन माननीय भोला यादव जी विधायक जी ने जो काम किया है, बहुत काम किया उनका। चीज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आप बता दें, बड़ी खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर जब हम बता रहे हैं कि आखिर डील होती है क्यों जब नाम वापसी के मुद्दे पर किसी को नामांकन रद्द किया जाता है। ये मुद्दा पूरे शहर में हर विधानसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन मिथिला मंच न्यूज हर छोटी बड़ी बातों को सामने लाती है जिसे जनता बड़ी बात समझती है। हम बता दें, बहादुरपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ मदन सहनी का कई क्षेत्रों में विरोध हो रहा है, तो वहीं नए प्रत्याशी के रूप में आखिर आर.के. चौधरी ने क्या काम किया उस क्षेत्र में, जो लोग इन्हें पहचानने भी लगे हैं, जानने भी लगे हैं। हमारे साथ आर.के. चौधरी हैं जो बहादुरपुर के प्रत्याशी हैं। आखिर आपने क्या काम किया है कि लोग आपको क्षेत्र में पहले आर.के. चौधरी को नहीं जानते थे, अब जानने लगे? सबसे पहले कोई बात शुरुआत करने से पहले मैं अपने आदरणीय नेता लालू राबड़ी जी, देश तेजस्वी जी का आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने मुझे सिंबल देने का काम किया और मेरा सम्मान तो जो हुआ ही, लेकिन पूरे संपूर्ण बहादुरपुर के क्षेत्र के जनता का उन्होंने सम्मान देने का काम किया। इसके लिए हम बहुत पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के आभारी हैं। दूसरा, आपने कहा कि मुझे लोग क्यों जानने लगे। आपको पता है कि बहादुरपुर के बॉर्डर पे हायाघाट विधानसभा है और चुनाव 2015 में हारने के बाद हम लगातार 5 वर्षों तक अति पिछड़ा, दलित, गरीब स्वर्ग
लोगों के बीच 5 साल तक अनवरत बने रहे। बाढ़ हो, सुखाड़ हो, आगजनी हो, ठंडा हो और तो और जो कोरोना काल आया, हमने पूरे विधानसभा को सैनिटाइजेशन कराने का काम किया। उतने से भी मेरा मन नहीं भरा तो मुझे पता चला कि अप्रवासी हायाघाट के गरीब मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं उनकी कैसे सेवा की जाए, क्योंकि वहाँ के मालिकों ने उनका वेतन देना बंद कर दिया, उनके खाने के लाले पड़ गए। और मैंने अपने फेसबुक पे लिखा कि जो भी गरीब जनता हायाघाट का बाहर फंसा है इस नंबर पर संपर्क करें। उन लोगों ने संपर्क किया हमसे और कहते हुए आज खुशी हो रही है कि मैंने ऐसे 500 गरीबों का जो बाहर थे 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते में डालने का काम किया, उनको भोजन वहाँ देने का काम किया और उस पैसे से घर पहुँचाने का भी काम किया। अच्छा रमेश जी, एक चीज़ तो है, आपने कहा था कि पिछले इंटरव्यू में कि खुशबू हायाघाट की वही बहादुरपुर में, तो कौन सी खुशबू आप लाइएगा बहादुरपुर में? तो जो मेरा काम है, जो मेरी कर्मठता है, जो हम लोगों के बीच होते हैं, जो मैंने अपने निजी कोष से विकास का काम किया है, वो हायाघाट के लोग बहुत मात्रा में अपने रिश्तेदारों को और स्वयं भी अपने वाहन से, अपनी सुविधा से, मुझसे बिना कोई मदद नहीं हुई, सभी लोग बाहर बहादुरपुर क्षेत्र में घुस गए हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम किए हैं। ये काम करने वाला उम्मीदवार है, आपके बीच विकास करेगा, हम लोग जानते हैं। उन्होंने 5 साल सेवा की है, इसलिए बहादुरपुर में पूरा खुशबू फैल गया और हम किसी के परिचय का मोहताज नहीं है, पूरी जनता मुझे जानने लगी। अच्छा, आपको एक चीज़ और मुझे मालूम होगा कि पहले जब मदन सहनी उस क्षेत्र में विधायक थे, उसके बाद उन्होंने जो शिलान्यास किया, बाद में भोला यादव विधायक बने तो उनके शिलान्यास के कई जगहों को तोड़ करके फिर भोला यादव का नाम लगा था। तो ये मुद्दा इस क्षेत्र में उठने लगा है कि इस तरह का कार्य शिलान्यास मदन सहनी का और क्रेडिट भोला यादव का। भोला यादव जी, मदन सहनी जी ने क्या शिलान्यास किया, मैं उस क्षेत्र में गया नहीं, मैंने देखा नहीं। लेकिन माननीय भोला यादव जी विधायक जी ने जो काम किया है, बहुत काम किया। उनका है तो वहाँ समुद्र की स्थिति होती है, जनमानस पर बहुत बड़ा उसका असर पड़ता है, लोग बीमार पड़ते हैं। तो सबसे पहले वाटर लॉगिंग नहीं हो, पानी का बहाव किसी नदी के माध्यम से, वो सबसे पहला काम वहाँ काम करने का हम करेंगे। और जो भोला बाबू ने कुछ सड़कों का काम शिलान्यास करके भी छोटे आचार संहिता लगा, उसको सबसे पहले पूरा काम करेंगे, फिर हमारे काम की प्राथमिकता प्रारंभ। अच्छा, एक जो और था कि इस बार बाढ़ में देखा गया कि भोला जी ने अपने कोष से कई नाव दिए, कई पंचायतों में नाव दिए, चूँकि सरकारी नाव नहीं था, कई डूबे हुए थे, उन लोगों को भी बचाने का काम किया। लेकिन जो भोला जी का सबसे बड़ा काम हम देखे कि जिससे लड़ाई लड़ी कि हनुमान नगर और बहादुरपुर दोनों को पूर्ण बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग उन्होंने की थी और इसे को लेकर के उन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी। तो क्या ये मुद्दा आपको मालूम है, हम लोग सत्ता पक्ष में नहीं है। जो सत्ता पक्ष में सत्ता के मुखिया नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, यह तो मैं आपको बता दूं, मैं क्षेत्र में रह रहा हूँ और वहीं से रात को 11 बजे निकलता हूँ। जो जनता ने मन बना लिया है, और एक ये नहीं कि सभी वर्गों के जनता ने मन बना लिया है, नीतीश कुमार के विरुद्ध हवा चल चुकी है। आज हवा है, मैं बता दूं, कल वो आंधी होगा और चुनाव के समय सुनामी का रूप लेगा। और आपको और भी बता दूं कि जो जनता दल के उम्मीदवार हैं, 75 से 80% उम्मीदवार, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, जितने बड़े लोग हों, जनता यहाँ से उनको हराने का काम करेगी। तो क्या लगता है, आप जो बोलते हैं नीतीश कुमार को हराया जाएगा, कहीं ना कहीं लोजपा की तरफ ये वोट ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं कि जल नल योजना फेल हो चुका है, तो यही तो मुद्दा लोजपा उठाए। तो ऐसा नहीं कि लोजपा को भी इस वोट ट्रांसफर की बात करें? नहीं, देखिए, लोजपा वही चुनाव लड़ रहा है मोस्टली 90% जहाँ जदयू का उम्मीदवार है। और लोजपा के राष्ट्रीय नेता ने अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कहा है, श्री चिराग पासवान जी ने, कि मेरे पिताजी मरते समय कह गए, ये नीतीश ऐसा नीतीश है कि जिसने किसी को बख्शा नहीं। कोई भी आदमी जिसको ऐसा नहीं है, जिसको ठगा नहीं। इसलिए बेटा, तुम प्रयास करना कि नीतीश कुमार जहाँ पर उसका उम्मीदवार खड़ा है, उनसे अपील करना वहाँ के लोगों से कि उसके अगेंस्ट मतदान करें। तो उनका जो उम्मीदवार यहाँ है, हमारे क्षेत्र में जो उनका उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार बेचारे ऐसा उम्मीदवार दिया है जो उम्मीदवार को लोग वहाँ जान ही भी नहीं रहे। और पासवान समाज से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने कहा जो चिराग पासवान का आह्वान है, इसलिए हम एंटी नीतीश होंगे और आपको वोट देंगे, ताकि वोट को बर्बाद नहीं करें। तो ये भी कहा जा रहा है कि इनडायरेक्ट रूप से आपको मदद करेंगे चिराग पासवान, क्योंकि तेजस्वी यादव के बारे में भी उन्होंने नेगेटिव नहीं बोला। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में नहीं, चिराग पासवान जी का जो आइडियोलॉजी है, उसको उनका समाज फॉलो कर रहा है। नीतीश के विरुद्ध चुनाव देने का निर्णय है,
उनका उम्मीदवार चूंकि जिताऊ नहीं है, जीत नहीं सकता है, तो अपने वोट को न बर्बाद करते हुए जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको वोट देने का काम करें। मदन सहनी का ये आरोप है कि आपके ही आदमी से जानबूझकर अरेंज करके उन्हें क्षेत्र में जाकर उनके खिलाफ नारेबाजी किया जाता है, मुर्दाबाद का नारे लगाए जाते हैं। इतना घृणित काम न मैंने जीवन में किया है और न मैं करूँगा। मैं कोई क्या कर रहा है उसकी तुलना नहीं करता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ उससे लंबी रेखा खींची जाए, उससे लंबा काम किया जाए, अपने काम के बदौलत लोगों से वोट किया जाए। उनका यह सोच है, उनका यह अपना आरोप है, यह निराधार बात। जनता को 3 बात चाहिए रमेश जी। एक, जनता को जब भी जरूरत हो एक फोन पर उनके विधायक मौजूद रहे, उनकी समस्या को देखे, ब्लॉक से लेकर के थाने से लेकर के। क्या ये जनता को किस तरह का? मैं जनता, बहादुरपुर की जनता को आश्वासित करना चाहता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड है कि मैं हारने के बाद जनता के साथ 5 साल रहा हूँ उनके बगल के विधानसभा में, और यहाँ भी उससे ज्यादा रहने का काम करूंगा और ज्यादा विकास करने का काम करूंगा यदि उन्होंने मुझे विधानसभा भेजने का काम किया। दूसरा मुद्दा ये है जो जनता के हित की बात हम कर रहे हैं। जनता कहती है कि जाति धर्म यहाँ बढ़ जाते हैं, लोग चुनाव तो आते आते जाति धर्म में बढ़ते हैं। तो क्या आप चुनाव में इस मुद्दे को रखेंगे या इससे ऊपर उठ कर काम करेंगे? मेरे पास न कोई मजहब है, न कोई जाति है, न कोई समाज में विभिन्न वर्गों के साथ भेदभाव है। मेरा एक ही काम है विकास, और मैं विकास का काम करता रहूँगा। और अब अंतिम, आपके खिलाफ कई ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने नामांकन भी कर दिए, आपने देखा भी था। वो कह रहे थे कि हम पूर्व विधायक हैं, हमारे साथ भोला जी ने छल किया, हमको बोलते रह गए। तो ये जो प्रत्याशी जो है नामांकन भी कर लिए हैं, तो क्या लगता है कि उनसे आपकी बात हुई या कुछ इस तरह का बात चल रही है? देखिए, चूंकि वो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े पुराने नेता हैं, पार्टी ने उन्हें 3 बार विधायक बनाने का काम किया, उसके अलावा भी एक बार और टिकट देने का काम किया जिसमें चुनाव हार गए थे। तो उनके दिल में, उनके आत्मा में राष्ट्रीय जनता दल कूट कूट के भरा हुआ है। अब ये है कि टिकट के दौर में बहुत लोग होते हैं, टिकट एक ही किसी को देना है। वो जो राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे दिया, थोड़ा सा मन में तकलीफ है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वो अपना नामांकन पत्र लालू यादव का चेहरा देखते हुए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज अपना नामांकन जो है उनका वो वापस ले लेना चाहिए। तो हम बता दें, हमारे साथ आर.के. चौधरी हैं जो बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 बात होगी जिसको जनता बहुत गौर से देखेगी। भोला यादव के कार्यों को जनता निश्चित तौर पर क्रेडिट के रूप में आर.के. चौधरी को देगी। बाढ़ के समय त्रस्त जनता जबकि इस बार लेकर के बजाय, उसके अलावा बहादुरपुर हनुमान नगर को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की जो लड़ाई लड़ी है, निश्चित तौर पर उसका कुछ लाभ आर.के. चौधरी को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा आर.के. चौधरी को ये दिखाना पड़ेगा कि दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा के एक एक जनता के लिए वो 12 बजे रात में भी खड़े रहेंगे, और यही करने के लिए उनको हर दरवाजे पर नॉक करना पड़ेगा। तो देखते रहे मिथिला मस्जिद पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में। अगली बड़ी खबर, कौन कौन प्रत्याशी के नामांकन वापसी में हुई डील, देखते रहे मिथिला मस्जिद पर। धन्यवाद।